तो दोस्तों एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम समझने वाले हैं कि इंडियन एएस जो आपका है यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 7 है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका 3rd है, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने रिवाइज लिखा। इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, यानी हमारा जो डिफरेंस है और जो डिफरेंस होने वाला है वह है इंडियन एएस 7 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd। क्लियर? तो आराम से समझते हैं एक एक करके कि मैंने क्या लिखा है इसमें और उसको कैसे कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट? बाकी मैंने देखो हर वीडियो में आपको बताइए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ और रिपीट करने से क्या होता है, आपको वीडियो में ही सब कुछ समझ में आ जाता है और याद भी हो जाता है। तो मैं जितनी बार भी रिपीट करूँ प्लीज सुन लेना ताकि आपको वीडियो के अंदर ही याद हो जाए। मेरा मेन जो मोटिव होता है वो वीडियो के अंदर ही याद कराना होता है आपको, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। क्लियर है? मतलब ये काम नहीं है मेरा कि मैं आपको दूं और उसके बाद भगा दूं कि एक बार पढ़ा दिया बहुत हो गया, नहीं, बार बार रिपीट होगा आपके लिए। तो सुनना स्टार्ट करना। सबसे पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो मैंने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट रिपेबल ऑन डिमांड, यानी जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसको यहाँ पे शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी जो हमारा इंडियन एएस 7 है यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा 7 है वो बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानता है। क्लियर? जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड 3rd है यानी 3 रिवाइज्ड है वो डज नॉट रिक्वायर एन एंटिटी, वो एंटिटी को नहीं बोलता है कि टू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट एज अ पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट, यानी ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं मानता है। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट बड़ा सिंपल सा है बैंक ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में कि बैंक ओवरड्राफ्ट रिपेबल ऑन डिमांड शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी जो इंडियन एएस 7 है वो कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि रिपेबल ऑन डिमांड होता है उसको क्या करना है, पार्ट मानना है। किसका पार्ट मानना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानना है। जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3rd है रिवाइज्ड है वो कहता है डज नॉट रिक्वायर एंटिटी, वो एंटिटी को साफ साफ कहता है कि डज नॉट रिक्वायर एंटिटी टू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट, कि आप बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं मानो चलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट को या सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश इक्विवेलेंट के पार्ट बनाने की बात नहीं हो रही है। आगे चलते हैं। रिकंसिलिएशन की बात करें तो ये इंडियन एएस 7 कहता है रिक्वायर्स अ रिकंसिलिएशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी यहाँ पे रिकंसिलिएशन क्या है? रिक्वायर है। और कैसे बता रहा है? रिक्वायर अ रिकंसिलिएशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का रिकंसिलिएशन करवाता है ये इन द बैलेंस शीट एंड क्या लिखा हुआ है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है, ठीक है, कहाँ पे? बैलेंस शीट में क्या बैलेंस है, बैलेंस शीट में क्या बैलेंस है और कैश एंड जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें क्या बैलेंस है उसको आपस में मैच करवाएगा, नहीं रिकंसाइल करवाता है वाला, ठीक है ना। जबकि ये बोल रहा है रिक्वायर रिकंसिलिएशन बट नॉट मे बी एज डिटेल्ड एज इंडियन एएस 7, यानी यहाँ पे भी रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है, यानी यहाँ पे भी मैच करवाता था। अगर आपने क्लास 12th में देखा होगा या जो आपने अभी 2nd ईयर आपने पढ़ा है, जो 2nd सेमेस्टर में आप कर रहे होंगे अकाउंट, उसमें आप देख रहे होंगे जो बीकॉम में, कि वहां पे भी रिकंसिलिएशन होती है, मगर उसने बोला है इतने डिटेल में नहीं होती जितना इंडियन एएस 7 में होती है। तो 2 पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट हमने क्या बोला? बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करी कि बैंक ओवरड्राफ्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो रिपेबल ऑन डिमांड होता है उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं इंडियन एएस 7 में। जबकि एएस 3 कहता है कि इसको आप ना ही ट्रीट करो तो भी चलेगा, मतलब ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। रिकंसिलिएशन की अगर हम बात करते हैं तो उसने बोला ये पहले वाला जो है रिक्वायर रिकंसिलिएशन, यानी रिकंसिलिएशन बोलता करना है किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कहां से करना है? बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकंसिलिएशन यहाँ पे देखने को मिलती है। जबकि दूसरे वाले में रिकंसिलिएशन यहाँ पे भी होती है मगर जितना डिटेल में एएस 7 के लिए होती है, इंडियन एएस 7 में होती है, उतना यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। क्लियर? आगे अगला पॉइंट हमारे पास है कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है? कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट की बाट करें तो इंडियन एएस 7 जो होता है, इंडियन एएस 7 जो है वो डील्स विद गाइडेंस ऑन, यानी ये डील करता है किसके साथ? गाइडेंस ऑन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ, यानी यहाँ पे बात होती है किसकी? कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात होती है। यानी ये डील कर रहा है, ठीक है, किसके साथ डील कर रहा है? गाइडेंस ऑन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ, यानी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन की बात करेगा किसकी? कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है जब आपकी जो मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, अपनी सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी के साथ मिला करके एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है तो उसको कंसोलिडेटेड
कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, नहीं मिला करके बनाना है, नहीं अपनी बड़ी कंपनी अपनी जो छोटी छोटी कंपनी के साथ मिला के बना रही है, आप इतना समझ लो, ठीक है ना। इसमें AS3 में लिखा है डज नॉट गिव गाइडेंस, यानी यहाँ पे ऐसी कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, डज नॉट गिव गाइडेंस स्पेसिफिकली टू डील विद प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड गाइडेंस यहाँ पे नहीं बताई गई है, ना बोला गया। कॉम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे इसने बोला कॉम्पेरेटिव, यानी कॉम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर होती है कहाँ से, प्रीवियस पीरियड से, यानी पिछले सालों की कॉम्पेरेटिव यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे भी इसने लिखा है यहाँ पे ऑल्सो रिक्वायर कॉम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे भी कॉम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट लिखा है लेस डिटेल, यानी यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, और यहाँ पे ज्यादा पहले वाले में ज्यादा डिटेल में चाहिए, दूसरे में ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। चलो, तो देखो मैंने कितने पॉइंट कवर कर दिए, 4 पॉइंट कवर कर लिए। मैं 4 पॉइंट एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यहीं पे याद हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट में मैंने कहा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट रिपेबल ऑन डिमांड जो है उसको ट्रीट करना है, क्या ट्रीट करना है, एज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जबकि AS3 कह रहा है कि आपको इसको कैश इक्विवेलेंट या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। रिकंसिलिएशन की बात करें तो पहले वाला बोला रिकंसिलिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, किसके बीच में रिकंसिलिएशन देखने को मिलेगी, बैलेंस शीट और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंस है उसको यहाँ पे रिकंसाइल किया जाएगा। तो रिकंसाइल तो दूसरे वाले में नहीं AS3 में भी होता था, मगर जितने डिटेल में इंडियन AS7 में होता उतने डिटेल में यहाँ पे नहीं होता। क्लियर हो गया। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो डील्स विद, यानी डील करता है किसके साथ, गाइडेंस ऑन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, यानी ये आपको बताएगा कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट तो उसकी बात यहाँ पे होगी, जबकि AS3 जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सॉरी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं करता। क्लियर हो गया। ये कोई गाइडेंस नहीं देता। कॉम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और दूसरे में भी आपको कॉम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, बट पहले वाले में डिटेल में मिलती है, दूसरे वाले में लेस डिटेल में मिलती है। क्लियर हो गया। तो 4 पॉइंट तो अच्छे से समझ में आ गया आप सबको। अब रह गए सिर्फ 3 पॉइंट। अगला पॉइंट हमारे पास है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड की बात कर लेते हैं। तो उसने बोला पहले वाले ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है हमारे पास, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ है इसको क्लासिफाई किया जाएगा ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी इंटरेस्ट जो रिसीव्ड होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, उसको ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कंपनी या जो आपकी एंटिटी है उसके ऑपरेशन पे, यानी उसका काम क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके लिए इंटरेस्ट जो है कहाँ से आ रहा है, क्या उसका मतलब मेन काम क्या है, लोन देना है या क्या है, वो देखना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप ऑपरेटिंग भी दिखा सकते हो उसको और इन्वेस्टिंग, कुछ भी हो सकता है ये दोनों, ठीक है ना। जबकि दूसरे वाले में अगर हम पुराने वाले मेथड में चले तो आपको पता है जो इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड रिसीव्ड होता था हम उसको हमेशा कहाँ दिखाते थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनाते थे। क्लास 12 आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, वहां पे आपने देखा था कि इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड होता था तो हम उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते थे। बहुत सारे बच्चों को फाइनेंसिंग याद आ रहा होगा, बेटा फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड होता है, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड जाता था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, रिसीव की बात कर रहा हूँ इनकम, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता था AS3 के हिसाब से। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से, तो वो ऑपरेटिंग में भी जा सकता है और इन्वेस्टिंग में भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है एंटिटी के ऑपरेशन पे। जबकि इस वाले में मैंने क्या बोला, एंटिटी के ऑपरेशन में डिपेंड नहीं करेगा, ये सीधा इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद एडिशनल डिस्क्लोजर की अगर हम बात करें, क्या कुछ एडिशनल डिस्क्लोज करने की जरूरत है, तो इसने बोला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बताता है कि आपको कुछ सर्टेन एडिशनल डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं, यानी एडिशनल कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। बट यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, एडिशनल डिस्क्लोजर के बारे में बात नहीं भी है। अब क्या एडिशनल डिस्क्लोजर है बेटा, वो आपको डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही काफी आपके डिफरेंस को समझने के लिए। क्लियर है, वरना काफी सारे पॉइंट उसमें भी। चलो, उसका लास्ट पॉइंट आपका आता है, उसमें लिखा हुआ है डिस्क्लोजर फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, यानी सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर कंपनी। बेटा ये होती क्या है, आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हो तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं। अभी खाली इतना समझ लो कि जैसे मान के चलो ए एक कंपनी है, क्या ए एक कंपनी है और उसने बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ले रखे हैं। जैसे मान के चलो आप बी हो, मैं ए हूं, मैंने आपकी कंपनी के 60% शेयर लिए हुए, तो मैं आपकी पेरेंट कंपनी बन जाऊंगा, नहीं होल्डिंग कंपनी, बड़ी कंपनी, और आप मेरी क्या बन जाओगे, सब्सिडी कंपनी। इस तरह से समझ लो, ठीक है ना। ऐसी एसोसिएट कंपनी भी होती है। एसोसिएट कंपनी में क्या होता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे है क्या होता है,
मतलब जो पूरा कंट्रोल जो होता है मैनेजमेंट पे वो किसका होता है, मेन कंपनी का। जैसे मान लो कि मैंने आपके जो मैनेजमेंट पे ना पूरा कंट्रोल रखा हुआ है, तो उसका मतलब आप मेरी एसोसिएट कंपनी हो गए। बट अगर मैंने आपका 60% से ज्यादा शेयर्स ले रखे हैं, या सॉरी 50% से ज्यादा शेयर्स ले रखे हैं, 50% से ज्यादा शेयर ले रखे हैं, तो आप मेरे लिए क्या बन जाओगे, सब्सिडरी बन जाओगे, और मैं आपकी होल्डिंग बन जाऊंगा। क्लियर? तो सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, अब इतना ही समझ लो कि अगर मैंने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा अगर मैंने शेयर लिए हुए हैं, तो वो कंपनी जिसके मैंने शेयर लिए वो मेरे लिए सब्सिडरी है, और मैं उसकी पेरेंट यानी होल्डिंग यानी बड़ी कंपनी हूँ। बट मैंने किसी के सिर्फ 20-30% शेयर लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं लिए, 20-30% लिए, मगर उसके मैनेजमेंट पे मेरा कंट्रोल है, तो वो मेरे लिए एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। इस टाइप से आप समझ सकते हो, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हम। तो उसने बोला डिस्क्लोजर फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्क्लोजर होता है बेटा, वो एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर होता है, नहीं बड़ा चढ़ा के, थोड़ा डिटेल में आपको डिस्क्लोजर देखने को मिलेगा फॉर इन्वेस्टमेंट। तो एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट में, इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैश फ्लो इम्पैक्ट। यानी यहाँ पे इसने बोला एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर आपको देखने को मिलेगा फॉर इन्वेस्टमेंट, इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है वो इसमें बताई जाएगी, और कैश फ्लो का इम्पैक्ट क्या वो बताया जाएगा। जबकि यहाँ पे जो डिस्क्लोजर की बात करें तो ज्यादा डीप ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा, सिर्फ कितना जाएगा, फ्यूअर डिस्क्लोजर, यानी थोड़ा बहुत डिस्क्लोजर और रिक्वायरमेंट है किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, एज कंपेयर टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो ऊपर के 4 पॉइंट मैं रिपीट कर चुका था बच्चे, मैं नीचे के 3 पॉइंट एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ड्रिवन रिसीट में मैंने कहा इसको ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग कुछ भी बोल सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो एंटिटी के ऑपरेशन में डिपेंड करता है। जबकि दूसरे वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था उसमें इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनाया जाता था। एडिशनल डिस्क्लोजर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 7 है वो एडिशनल डिस्क्लोजर की बात करता है, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है वो एडिशनल डिस्क्लोजर की बात नहीं करता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो एडिशनल डिस्क्लोजर की बात नहीं करता। अगर हम डिस्क्लोजर फॉर इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्क्लोजर की बात करें, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर, यहाँ पे फ्यूअर डिस्क्लोजर, यानी एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर मतलब ज्यादा आपको डीपली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, डिटेल में देना पड़ेगा फॉर इन्वेस्टमेंट, और किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है वो, कैश फ्लो इम्पैक्ट क्या है, सब बताना पड़ेगा। और जबकि इसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो आपकी एज कंपेयर टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 वो आपकी क्या है, कम है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये आपके तकरीबन 4-3-7 पॉइंट के आसपास मैंने आपके लिए लिखे थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलेंगे फिर एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।